आज हम आपको मुगलों का मुकाबला करने वाले एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने मध्य भारत में मुगलों की नाक में दम कर दिया था। ये कहानी है बुंदेलखंड की धरती पर जन्मे एक वीर योद्धा की जिसका नाम था छत्रसाल। आज भले ही बुंदेलखंड को सूखे और गरीबी की वजह से खबरों में जगह मिलती है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब यहाँ के वीर योद्धाओं ने बड़े बड़े साम्राज्यों को झुका दिया था। ये वो दौर था जब दिल्ली की गद्दी पर बादशाह औरंगजेब का राज था। औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले दक्षिण भारत में सैन्य अभियान संभाल रहा था। इसीलिए दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद भी उसने मध्य और दक्षिण भारत पर राज करने की सोच नहीं बदली और बुंदेलखंड भी उसके निशाने पर था। अगर बात करें बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड में एक समय में उस बुंदेला राजवंश का साम्राज्य भी रहा है जिसकी नींव 11वीं सदी में राजा पंचम ने रखी थी। इसी राजवंश के नाम पर इस पूरे इलाके को बुंदेलखंड कहा जाता है। अगर आज के हिसाब से देखें तो बुंदेलखंड का वो इलाका आधा यूपी और आधा एमपी में है। बुंदेला राजवंश के एक राजा छत्रसाल को इतिहास में हमेशा उनके साहस और वीरता के लिए याद किया जाता है, क्योंकि वो राजा छत्रसाल ही थे जिन्होंने मुगलों से बुंदेलखंड को फिर से आज़ाद करवा लिया था और उस समय के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कहा जाता है कि जितनी जमीन मुगल दक्षिण में कब्जाते जा रहे थे, पीछे से राजा छत्रसाल उससे कहीं ज़्यादा जमीन उनसे छीनते जा रहे थे। राजा छत्रसाल के उस समय इतने चर्चे थे कि उनके बारे में कहा जाता था, छत्रसाल तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे, तित तित हीरा होए, जित जित घोड़ा मुँह धरे, तित तित फतेह होए। जिसका अर्थ है कि छत्रसाल के राज में धरती धक धक करती है और जहाँ उनका घोड़ा पैर रखता है वहाँ हीरे मिलते हैं और जहाँ मुँह वहाँ उनकी जीत होती है। दोस्तों, राजा छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को बुंदेला रियासत के राजा चंपत राय और उनकी पत्नी लाल कुंवर के घर उनकी चौथी संतान के रूप में हुआ था। इस समय चंपत राय बुंदेला और मुगल सेना के बीच युद्ध चल रहा था। युद्ध में मुगलों ने राजा चंपत राय की पूरी जागीर और बेतहाशा खजाने पर कब्जा कर लिया। युद्ध के दौरान चंपत राय को अपनी पत्नी और बच्चे के साथ भागना पड़ा था। जब चंपत राय जंगल में भाग रहे थे तो एक जगह मुगल सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। तब चंपत राय ने नवजात छत्रसाल को गोद में लिया और पत्नी लाल कुंवर का हाथ पकड़कर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांग लगा दी। 62 साल के चंपत राय ने यह छलांग कैसे लगाई ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन तब से आज तक ये किस्सा बहुत मशहूर है। चंपत राय की उस छलांग की वजह से ही ककर कंचनहार की उस पहाड़ी को मोर पहाड़ी कहते हैं, क्योंकि चंपत राय की छलांग मोर की उड़ान जैसी थी। छत्रसाल का बचपन जंगलों में घास की रोटियां खाते हुए बीता। छोटी सी उम्र में ही इस बालक का परिचय तीर और तलवार से हो चुका था। नन्हे छत्रसाल को पीठ पर बांधकर लाल कुंवर ने चंपत राय के साथ मिलकर कई बार मुगलों का सामना किया था। चंपत राय को पुत्र की जान की चिंता सताने लगी तो उसे 4 वर्ष की आयु में ननिहाल भेज दिया गया, जहां छत्रसाल ने घुड़सवारी और तलवार चलाना सीख लिया था। 10 साल की छोटी सी उम्र में ही छत्रसाल की बहादुरी के चर्चे होने लगे थे, क्योंकि इसी उम्र में उन्होंने एक मुगल सैनिक का सर काट दिया था। उधर चंपत राय को पकड़ने के लिए मुगलों ने धरपकड़ शुरू कर दी। चंपत राय के पास मुगल सेना से मुकाबले के लिए साहस के अलावा कुछ भी नहीं था, इसीलिए लड़ते लड़ते चंपत राय और लाल कुंवर दोनों मारे गए। छत्रसाल की उम्र उस समय 12 साल के करीब थी। उन्होंने उसी समय ठान लिया था कि वो मुगलों से माता पिता की मौत का बदला लेकर रहेंगे और बुंदेलखंड को भी मुगलों की कैद से आज़ाद करवाएंगे। पर रास्ता बहुत मुश्किल था, क्योंकि औरंगजेब के डर से रिश्तेदारों ने भी छत्रसाल को शरण देने से मना कर दिया था। फिर भी कुछ लोगों ने छत्रसाल की मदद की और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुगल सेना में हुए भर्ती। राजा छत्रसाल का मुगल सेना में भर्ती होने का फैसला थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उनका मकसद मुगल सेना की ताकत और कमजोरियों को करीब से समझना था। वो देखना चाहते थे कि किस तरह मुगल अपनी सेना में अनुशासन बनाते हैं और युद्ध अभियान चलाते हैं, और अपने इसी मकसद से वो राजा जयसिंह की सेना में भर्ती हो गए। साल 1614 में औरंगजेब ने राजा जयसिंह को दक्षिण विजय का कार्य सौंपा।
छत्रसाल बुंदेला को पहला मौका मिला जब एक बड़ी सेना से उनकी सीधी टक्कर हो गई। 1665 में बीजापुर की विशाल सल्तनत के साथ युद्ध हुआ और इस युद्ध में छत्रसाल को खुद को साबित करने का मौका मिला। इस लड़ाई में मुगल सेना की जीत हुई। इसके बाद उन्हें बहादुर खान की मदद के लिए भेजा गया। बहादुर खान देवगढ़ के किले को नहीं जीत पा रहा था, लेकिन छत्रसाल ने आते ही उस किले को भी जीत लिया। जीत तो मिली, लेकिन सम्मान नहीं मिला। जीत का सेहरा बहादुर खान के सर पर बंध गया, जिसके बाद छत्रसाल ने मुगल सेना को अलविदा कह दिया और आगे की रणनीति के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने पहुंचे। शिवाजी ने भी उस वक्त मुगलों की नाक में दम कर रखा था और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की धमक उस पूरे क्षेत्र में कायम हो चुकी थी। उन्होंने दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य से टक्कर लेने के लिए एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया था और एक के बाद एक मुगल किलों को फतह करते जा रहे थे। औरंगजेब की विशाल सेनाएं उनका बाल भी बांका नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद राजा जयसिंह को शिवाजी महाराज के खिलाफ युद्ध में भेजा गया था। युद्ध पुरंदर की संधि के बाद समाप्त तो हो गया, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी को घर में बुलाकर बंदी बना लिया। इतिहासकार मानते हैं कि शिवाजी से छत्रसाल की भेंट तब हुई होगी जब शिवाजी औरंगजेब की कैद से भाग निकले थे। कुछ वक्त तक छत्रसाल पुणे में ही शिवाजी के साथ रहे। यहीं उन्होंने शिवाजी से युद्ध की तकनीक और शासन करने की नीतियां सीखी। बाद में इस सीख का इस्तेमाल छत्रसाल ने बुंदेलखंड में बखूबी किया। छत्रसाल चाहते थे कि वो शिवाजी के साथ ही रहें और उनके साथ रहकर ही मुगलों के खिलाफ लड़ें, लेकिन शिवाजी महाराज ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें बुंदेलखंड से ही मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। इस बारे में इतिहासकार यदुनाथ सरकार कहते हैं कि शिवाजी मुगल सेना को डाइवर्ट करके दक्षिण में खुद पर दबाव कम करना चाहते थे। वजह जो भी हो, लेकिन छत्रसाल ने शिवाजी की सलाह को मान लिया था। साल 1670 में शिवाजी महाराज से गुरु मंत्र लेकर छत्रसाल बुंदेला बुंदेलखंड लौट आए, लेकिन छत्रसाल के पास ना तो सेना थी और ना ही धन। छत्रसाल के भाई बंधु भी दिल्ली की सत्ता से टकराने को तैयार नहीं थे, और तो और बुंदेलखंड का हर हिंदू राजा मुगलों के अधीन एक मनसबदार की तरह काम कर रहा था। कहीं से भी सहयोग न मिलने पर अंत में उन्होंने अपने गहने बेचकर 5 घुड़सवार और 25 सैनिकों की एक सेना तैयार की। ये वही गहने थे जो उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके एक साथी महाबली पटेल ने उन्हें सौंपे थे। ये गहने उनकी मां ने महाबली के पास रखे हुए थे। छत्रसाल ने 30 सैनिकों के साथ अपनी सेना की पहली टुकड़ी बना ली थी। इसी दौर में मुगल सिंहासन को संभाल रहे औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। ओरछा के मंदिरों पर हमला करने के लिए फिदाई खान को भेजा गया। राजा सुजान सिंह मंदिरों को बचाना चाहते थे, लेकिन छत्रसाल से मदद नहीं मांग पा रहे थे, क्योंकि सुजान सिंह ने ही उनके पिता के बारे में मुगलों को सूचना दी थी। लेकिन आखिरकार उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगी और मदद की गुहार भी लगाई। 8 मई 1670 को फिदाई खान ने ओरछा के मंदिरों पर हमला किया, लेकिन धर्मांध बख्शी और छत्रसाल के सैनिकों ने मुगल सेना को दोनों तरफ से घेर लिया। इस लड़ाई में फिदाई खान को जान बचाकर भागना पड़ा। 3 दिन बाद वो फिर से वापस लौटा तो दोबारा छत्रसाल अपनी सेना सहित तैयार मिले। दोबारा जंग छिड़ी और फिदाई खान की सेना को भयंकर नुकसान उठाना पड़ा। इस लड़ाई में छत्रसाल की जीत हुई। इस लड़ाई को इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जहां ये लड़ाई हुई उसे आज भी मध्य प्रदेश की हल्दी घाटी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इस जीत के साथ ही छत्रसाल हीरो बन गए थे और अब दूसरे सरदार भी मुगलों के खिलाफ उनके साथ आ गए थे। इसके बाद छत्रसाल ने माता पिता के साथ गद्दारी करने वाले सेहरा धंधेरा के राज्य पर कब्जा कर लिया। यहाँ से छत्रसाल को विजय के साथ साथ बहुत बड़ा खजाना भी मिला। इस खजाने से छत्रसाल ने अपनी सेना का विस्तार किया। इसके बाद छत्रसाल ने महोनी, मेहेर और पवैया को मिलाकर 12 मुगल ठिकानों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। 2 साल के भीतर ही महोबा और मऊ को सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया गया। अब वो मुगलों के लिए चिंता का सबब बन चुके थे। केशव राय दांगी को किया धराशायी।
छत्रसाल सिर्फ सैनिकों के साथ ही नहीं बल्कि अकेले भी लड़ाई में उतर जाया करते थे। एक बार बांसा के जागीरदार केशवराय दांगी, जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, उन्होंने छत्रसाल को 1-to-1 फाइट के लिए ललकार दिया। छत्रसाल भी बिना सोचे समझे उनसे भिड़ गए और लड़ाई में केशवराय को धराशायी कर दिया। छत्रसाल एक के बाद एक जागीर जीतते हुए दक्षिण में रायसेन, उत्तर में कालपी और महोबा तक के इलाके, पश्चिम में सिरोंज और ग्वालियर और पूर्व में बंघेलखंड तक अपना कब्जा कर चुके थे। कलिंजर के किले पर कब्जा करने के बाद छत्रसाल वापस मऊ लौट आए। छत्रसाल के गुरु स्वामी प्राणनाथ के निर्देश अनुसार छत्रसाल ने विजयी अभियान जारी रखा। पूर्वी बुंदेलखंड अब तक छत्रसाल के कब्जे में आ चुका था। मुगल भी अब छत्रसाल से हार मान चुके थे। मुगलों ने वक्त वक्त पर अपने कई कमांडर भेजे, रोहिल्ला खान, कलिक मुनव्वर खान, सदुरुद्दीन शेख अनवर, सैयद लतीफ़ बहलोल खान और अब्दुल अहमद, लेकिन कोई भी छत्रसाल को हरा नहीं पाया। इसके बाद औरंगजेब के साथ छत्रसाल ने संधि कर ली। औरंगजेब की मृत्यु के कुछ समय बाद तक मुगल सल्तनत के साथ उनके संबंध अच्छे रहे, लेकिन 1727 में इलाहाबाद के मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बंगश ने बुंदेलखंड पर हमला कर दिया। ये वही लड़ाई थी जो बाजीराव मस्तानी में दिखाई गई है। इस समय मराठा नेतृत्व पेशवा बाजीराव के हाथों में था। ऐसे में छत्रसाल ने बाजीराव से मदद मांगी और एक पत्र लिखा। बाजीराव को लिखे उस पत्र में छत्रसाल ने लिखा, क्या आपको पता है बाजीराव, मैं अभी ठीक उसी स्थिति में हूँ जिसमें वो हाथी था जब मगरमच्छ ने उसके पैर अपने जबड़े में जकड़ लिए थे। मेरा वंश खत्म होने की ओर है, आइए मेरी प्रतिष्ठा बचा लीजिए। इस वक्त छत्रसाल की उम्र 77 हो चली थी। जब बाजीराव युद्ध में शामिल हो गए तो बंगश के पांव उखड़ गए, उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। बाजीराव की मदद से छत्रसाल इतने खुश हुए कि राज्य का तीसरा हिस्सा देने का वादा कर दिया। इसके बाद छत्रसाल करीब 4 साल जिए और 81 की उम्र में 4 दिसंबर 1731 को उनका निधन हो गया। छत्रसाल ने अपने 60 साल के योद्धा जीवन में औरंगजेब की भेजी सेनाओं से जितने युद्ध लड़े सभी में जीत हासिल की। कुल 52 युद्धों में से वो एक भी नहीं हारे। छत्रसाल ने अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह भी बाजीराव से करवा दिया और आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। अगर नहीं जानते तो स्क्रीन पर ये वीडियो आप देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।